हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 346 GA। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न पत्र है और आज हम इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट को मिला करके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर दिया है। आज हम इसके आगे के अंतिम 2 प्रश्नों को हल करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात बेहतर तरीके से समझ में आ सके। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर जिसका कोड है 346 GA। और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को, और यहीं पर आपका पूरा पेपर कंप्लीट भी हो जाएगा। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली पर आरोपित बल युग्म टाउ इक्वल NIAB होता है। यहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं, मतलब इनका जो मतलब है, जो जनरल रूप में यूज होता है, वही इनका नाम भी यहाँ है। जैसे टाउ यहाँ पे टार्क है, यह नंबर ऑफ टर्न है, I करंट है, A एरिया है और B मैग्नेटिक फील्ड है। तो इन सब का अपना जनरल वैल्यू है। बाकी इसको कैसे प्रूफ करना है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो हमने इमेज पहले से बना दिया है ताकि आपका टाइम बच सके। और इसमें जो प्रूफ करना है वो है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये वाले फिगर के लिए प्रूफ करना है आपको। तो इस फिगर को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये 3 फिगर समझना जरूरी है जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है। हम एक एक फिगर आपको समझाते हैं। जैसे ये पहला फिगर देखो, इस पे ध्यान दो। इस फिगर में हमने 2 मैग्नेट रखे हैं, एक N और S, या कह सकते हैं एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक लूप रखा गया है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका डायरेक्शन कैसा होता है, N to S। तो हमने एक लाइन बना दिया, चाहे तो आप ढेर सारी लाइन बना सकते हो। इसमें एक लूप पड़ा हुआ है, लूप का नाम आप लिख सकते हो ABCDA, या इस तरह से ADCBA, कैसा भी नाम आप लिख सकते हो। तो इसमें एक लूप पड़ा हुआ है ABCD, जिसमें ये करंट की दिशा है। ये देखो, ये जो बनाया है, ये इसमें हमने बना लिया है करंट का डायरेक्शन, मतलब इसमें इस हिसाब से करंट बह रहा है। तो जब करंट बहता है तो क्या होता है, करंट बहता है अगर किसी भी लूप में, किसी भी वायर में, और वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, या तो दाएं हाथ की हथेली का नियम या फिर बाएं हाथ के फ्लेमिंग का नियम, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मान लो हम दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करें, तो ये करंट की दिशा है, करंट की दिशा में अंगूठा होगा और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में उंगलियां होंगी। तो इसमें फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, इसमें इस हिसाब से इसका करंट ऊपर है, मतलब उल्टा है, तो इसमें फिर मतलब जो फोर्स लगेगा वो बाहर। चाहे तो आप चेक भी कर सकते हो ऐसे करके, अंगूठा नीचे की तरफ, फील्ड की डायरेक्शन में उंगलियां, तो फोर्स ये बाहर की तरफ होगी। तो इसमें फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, इसमें फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। अब रही बात इन दोनों की, तो इन दोनों में भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। इन दोनों का आप चेक करने लगोगे तो मान लो एक में फोर्स ऐसा हो जाएगा और एक में फोर्स ऐसा हो जाएगा। तो अगर आप नेट फोर्स की बात करो, इसमें फोर्स ऊपर की ओर, इसमें फोर्स नीचे की ओर, 2 बल विपरीत दिशा में, यहाँ भी 2 बल विपरीत दिशा में, तो कुल परिणामी बल 0 है। मतलब पहले वाले फिगर में अगर देखो तो परिणामी बल का मान 0 है, इसमें पूरा का पूरा। तो अब इसमें होता क्या है, टार्क कैसे जनरेट होता है, इन दोनों बलों की वजह से कोई टार्क जनरेट नहीं होता है। टार्क यानी बल आघूर्ण किसकी वजह से बनता है, जो ये वाली साइड है आपकी AD साइड और BC साइड। AD पे फोर्स ऊपर लग रहा है और BC पे नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे को घुमाते हैं और घुमा के
ये मैग्नेटिक जो फील्ड है उसमें रोटेट होना शुरू हो जाते हैं, तो वही इसमें कैलकुलेट करना है। तो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स नीचे की तरफ, जैसा कि करंट के डायरेक्शन के अनुसार आया है। अगर करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो इस पे फोर्स नीचे हो जाएगा, इस पे फोर्स ऊपर हो जाएगा। तो फिलहाल इस डायरेक्शन के हिसाब से जो BC वाली लाइन है इस पे फोर्स है नीचे, और जो AD वाली लाइन है इस पे फोर्स है ऊपर। तो इस फोर्स की वजह से ये थोड़ी सी घूम जाएगी, तो उसको हमने यहाँ पे बना के दिखा दिया कि ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ये वाला इस पे नीचे की तरफ है और इस पे ऊपर की तरफ, ऐसे निशान से आप समझ लो। तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और AD वाला हिस्सा थोड़ा सा उठ जाएगा। तो ये जो होगी कुंडली, ये कुंडली इस एक्सिस के अलांग रोटेट करना शुरू करेगी, यानी AD भाग एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे हो जाएगा, तब उस समय CV भाग ऊपर हो जाएगा, फिर ये इस तरफ से रोटेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तीसरे को हमने यहाँ पे दिखा रखा है, ये वाला जो दूसरा फिगर है, इस दूसरे फिगर के हिसाब से हमने तीसरा बना दिया है। यहाँ पे देखो हमने AB साइड लिखे, मतलब ये वाली जो साइड है ये AB साइड, ये वाली साइड, तो इसको ऐसे मान लो, तो ये इसके लांग ऐसे ऐसे घूमना शुरू होगा ऐसे, क्योंकि ये वाला जो है आपका AD, ये वाला मान लो ये आपका है AB, इसके ऊपर है AD, तो ये हिस्सा ऊपर उठेगा फिर गिर जाए। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड जो कि आपकी AB है, तो B हिस्सा नीचे जाएगा तो A हिस्सा ऊपर उठेगा, फिर इस हिसाब से ऐसे ही राउंड होना शुरू हो जाएगा। तो उसको हमने चित्र में दिखाया। आप चाहे तो CD को भी बना सकते हो, या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे छोटा सा बना करके, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है AB और CD। रही बात ये जो AB, यहाँ से AB और ये जो दोनों हैं AD और BC, ये AD और BC पर ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है जो कि टार्क बनाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, जब ये आपका AB वाला भाग ऊपर उठेगा, ये वाला AB का ये A वाला पोर्ट जब ऊपर उठेगा तो यहाँ से AD वाली लाइन ऊपर हो जाएगी, मतलब जो AD पे बल लग रहा है वो बल हो गया ऊपर, और जो BC पे बल लगा है वो बल हो गया नीचे। तो ऐसी दशा में जो कुंडली आपकी ऐसी थी वो थोड़ा सा रोटेट हो गई, तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर भी हल्का सा घूम जाएगा। तो मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर इतना घूम गया कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये था, इस पोजीशन में एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल था, ये पहले वाले में, क्योंकि यहाँ पे पूरी कुंडली ऐसे थी, एरिया वेक्टर या तो ऊपर या तो नीचे, तो इसमें 90 डिग्री का एंगल था। लेकिन अगर मान लो हल्का सा रोटेट हो गया तो एरिया वेक्टर भी रोटेट हो जाएगा। मान लो थीटा डिग्री रोटेट हुआ तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल थीटा डिग्री होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आप इसको निकाल सकते हो, क्यों थीटा होगा, देखो ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा, शीर्षाभिमुख कोण है। ये वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये बचेगा थीटा। तो इतना सारा चीज आपको हमने समझाने के लिए इतना सारा फिगर बना दिया था। अभी हम इस तीसरे का काम बताएंगे, या जो अंतिम में बनाया गया है इसका काम हम आपको बताएंगे कि ये क्यों बनाए थे हम, और यही आपको प्रूव भी करना था। तो आइए स्टेप बाय स्टेप एक एक काम करते हैं। लिखेंगे माना ABCD, जो कि यहाँ पे है ABCD एक आयताकार लूप, ABCD एक आयताकार धारावाही लूप लिख देते हैं। एक धारावाही लूप एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। हमने मान लिया ABCD एक आयताकार लूप है, एक आयताकार धारावाही लूप जिसमें करंट बह रहा है।
एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे चाहो तो आप करंट का डायरेक्शन भी लिख सकते हो। धारा की दिशा कैसी है? धारा की दिशा ABCDA। करंट कैसे भरा? A से B की तरफ, B से C, C से D, D से A की तरफ है। लिखेंगे इसलिए AD के ऊपर बल कैसा लगेगा? चुंबकीय बल ऊपर, और BC के ऊपर चुंबकीय बल लगेगा नीचे की तरफ। तो लिखेंगे इसलिए दाएं हाथ की हथेली के नियम से, दाएं हाथ की हथेली के नियम से AD भुजा पर तल के लंबवत, AD भुजा पर तल के लंबवत चुंबकीय बल, तल के लंबवत ऊपर क्यों लिख देते? तल के लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय बल FAD तथा BC भुजा पर नीचे की ओर चुंबकीय बल, नीचे की ओर चुंबकीय बल, इसका नाम लिख देते हैं FBC लगता है। ये लैंग्वेज आपको समझ में आ गई होगी। दाएं हाथ की हथेली के नियम से AD भुजा पर तल के लंबवत ऊपर की ओर चुंबकीय बल FAD तथा BC भुजा पर नीचे की ओर चुंबकीय बल FBC लगता है। लिखेंगे इसलिए कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म कार्य करता है। बल युग्म मतलब बल का जोड़ा, जो कुंडली को घुमाने का कार्य करता है, जो कुंडली को घुमाने का कार्य करता है। ये जो दोनों बल लगे, एक AD और एक BC, ये दोनों लोग कुंडली को घुमाने का काम करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, माना कुंडली या कॉइल, जो भी आप कह सकते हो, माना कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण घूमती है। इसलिए टार्क बराबर क्या होगा? टार्क का फार्मूला होता है F वेक्टर। तो कोई भी बल आप इसमें से ले सकते हो, चाहे तो AD चाहे तो BC, कोई भी बल लिख देते हैं FAD, यही वाला बल ले लेते हैं। FAD इंटू इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक ये बल है, एक ये बल है, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? B sin थीटा। ये कैसे निकला? देखो, यहाँ पे AD की लंबाई हमने L रखी है और AB की लंबाई B रखी, यहाँ पे वो भी लिख देते हैं। लूप की भुजा, ये लिख देते हैं AB और CD, ये बराबर है B के, और AD और BC ये बराबर है L के। ये ऐसा हमने मान लिया। तो ये है दो बलों के बीच की लंबवत दूरी ली जाती है। जब भी बल युग्म का आघूर्ण निकालना हो तब दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल ऊपर था, एक बल नीचे, ये दो बल। अगर आप ऐसा सीधा दूरी नापोगे, ये वाला दूरी, तो ये लंबवत दूरी नहीं है।
लंबवत दूरी का मतलब दो बल जो ऊपर नीचे लगे हैं, ऊपर नीचे, उनके बीच में से जो 90 डिग्री होते हुए जाए, दोनों बलों को मिलाए तो 90 डिग्री बननी चाहिए। तो ये वाला साइड है, तो ये वाले साइड को कहेंगे बी साइन थीटा। अब FAD क्या होगा? कोई भी धारावाही चालक जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता तो उस पर कितना बल लगता है? ILB। ILB, L मतलब उसकी लेंथ, तो यहाँ पे कितना बल लगेगा? हो जाएगा I, और यहाँ पे हमने जो साइड रखी थी उस साइड की लंबाई भी हमने L मान के रखी थी, तो इसको लिख देंगे L इंटू B, ILB इंटू ये वाला B साइन थीटा। तो हकीकत में देखो अगर, तो जो F का फार्मूला होता है वो होता है ILB साइन थीटा। आप कहोगे ये वाला साइन थीटा कहाँ गया, नहीं लिखे इसको। ये वाला जो होता है ये होता है L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के बीच का एंगल। तो आप यहाँ पे देखोगे B इस साइड में है और L इस साइड में है, तो L और B के बीच में 90 डिग्री है। ये कैसा भी घूमने दो, थोड़ा ऊपर भी आ जाएगा तो L ऊपर हो जाएगा और B हमेशा, तो हर हाल में L और B के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिखा है ILB साइन 90, यहाँ होना चाहिए, जो कि नहीं लिखे। चलो लिख देते हैं एक बार ताकि गलती ना हो। इसको लिख देते हैं ILB साइन 90 इंटू B साइन थीटा। ये हो जाएगा I साइन 90 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा I, और B और L को एक साथ लिख देते हैं, और ये बाहर हो गया B साइन 90 का मान 1 इंटू साइन थीटा। L इंटू B का मतलब होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई है। देखो B उसकी एक साइड, L उसकी एक साइड, तो ये बन जाएगा क्षेत्रफल, तो हो जाएगा IAB साइन थीटा। ये हो गया टार्क का फार्मूला। यहाँ पे थीटा क्या है? A और B के बीच का कोण। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो IA वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, जो आपको मेन चीज जो प्रूफ करना था उस पर फोकस करो। सवाल में त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र लेना था, ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से बननी चाहिए, ये वाला, कि मानो किसी सर्कुलर पथ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला इस दिशा में, ये वाला इस दिशा में, बिल्कुल ऐसे रेडियस टाइप होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ये रेडियस टाइप होगा तो क्या होगा? A और B के बीच का एंगल क्या बनेगा? यहाँ पे तो A और B के बीच में मान लो एंगल थीटा था, लेकिन यहाँ पे थीटा का क्या हो जाएगा? जैसे मान लो अगर ऐसा होता तो एरिया वेक्टर तो ये हो जाएगा। अब रही बात B की दिशा क्या होगी, तो यहाँ पे देखो इसमें B इस तरफ हो जाएगा, ये वाला B लिया जाएगा, क्योंकि इसमें है तो चारों तरफ, लेकिन B कौन सा लिया जाएगा? ये वाली दिशा का। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो अगर त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है तो A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का कोण होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, लिखेंगे यदि, अगर त्रिज्य नहीं कहता तो यही उत्तर था, लिखेंगे यदि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र है तो थीटा बराबर 90 डिग्री लिखेंगे। इसलिए टाउ बराबर होगा IAB साइन 90 का मान 1 होता है। अब ये मान लेते हैं कि अगर इसमें n राउंड होते, जैसे यहाँ पे एक ही लूप है या कह सकते हैं एक ही फेरा है, अगर इस पे ढेर सारे फेरे ऐसे ऐसे लपेटे गए होते या ढेर सारा फेरा यहाँ पे होता तो क्या होता? तो इसमें n राउंड से गुणा हो जाता। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, यदि लूप में n फेरे हैं तो टाउ बराबर NIAB। यही प्रूफ करना था। ये वाला चित्र और ये वाला चित्र दोनों एक है, ये जो बना है ये जो बना है दोनों एक ही है। इसमें ऐसे समझ लो, ये देखो समझाने के लिए दिखाते हैं। ये वाला मान लो ये है, ये इस टाइप से है, ऐसे ये ऐसे इसी में घूम रहा है, ये वाला इस टाइप से। तो ऐसे जब इसमें घूमेगा तो ये है उसका एरिया वेक्टर, कैसे भी जाने दो, तो ये एरिया वेक्टर बन जाएगा। और ये बी वाली लाइन, तो दोनों के बीच में हर हाल में 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ मतलब जरूरी नहीं कि हर बार 90 डिग्री हो,
जैसे इसमें तो 90 डिग्री है, इसमें एरिया ऊपर बी उधर, लेकिन जैसे जैसे झुकेगा ये तो एरिया और बी के बीच का एक समय ऐसा आएगा जब ये थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। देखो ये वाले में, अगर इस तार में देखो ये वाले तार की लंबाई इधर बी उधर, तो इसमें 180 डिग्री है और इसमें 0 डिग्री। ये वाले में 0 डिग्री है, तो अगर इस साइड पे लगने वाले बल को कैलकुलेट करोगे तो ये 0 ही है। ये वाला उस पे भी 0 है, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत थी सिर्फ इसमें टार्क निकालना था, वो भी त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का। तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शनल। इसमें 2 प्रश्न आते हैं, कोई एक करना रहता है आपको। तो प्रश्न दिया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। जैसे मान लो कांच का एक गोला है इस टाइप से, जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ये इसका मान लेते हैं व्यास। व्यास तो वैसे इसमें ढेर सारे होंगे, कोई भी लिया जा सकता है। जैसे ये व्यास हो गया और ये हो गया इसका सेंटर। अब इसमें क्या है, सवाल में क्या दिया, केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बुलबुला है। तो वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी साइड बना सकते हैं। जैसे इधर से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लो यहाँ पे बना दिया बुलबुला ओ। इसको किधर से देखना है, कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से। तो अगर आप इधर बना दोगे तो इसको 2 तरफ से देख सकते हो। शीशे के इधर से तो ये करीब होगा, इधर से देखोगे तो शीशे से दूर पड़ जाएगा। वहीं अगर चित्र आप इस तरफ बना लोगे, सॉरी चित्र नहीं, बुलबुले को इस तरफ बनाओगे तो इधर से देखने से नज़दीक होगा, इधर से देखने से दूर होगा। तो आप किसी भी दिशा में इसको बना सकते। ये है उसका सेंटर। मान लो हम इस तरफ से देख रहे हैं, तो मान लो यहाँ से लाइट जो चली ऐसे करके, तो ये अंदर कैसा, डेंसर मीडियम, बाहर रेयर मीडियम, अंदर सघन बाहर विरल। तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे खींचना पड़ेगा अभिलंब। जब लाइट सघन से विरल की तरफ जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। मान लो इस दिशा में चली गई तो ऐसा लगेगा कि वो इधर से आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे बनेगा उसका इमेज आई। यही निकालना है। ये इसमें पूछा व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ है, सेंटर से कितनी दूरी पर आ गया प्रतिबिंब, या उस पृष्ठ से कितनी दूरी पर है। ये दोनों में से कोई भी जवाब लिखा जा सकता है। ये मान लेते हैं पॉइंट है ए। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, लिख देते हैं, इसमें गोला दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या मालूम है तो उसको लिखेंगे गोले की वक्रता त्रिज्या। गोले की वक्रता त्रिज्या R इक्वल है 3 सेंटीमीटर। अपवर्तनांक, गोले का अपवर्तनांक लिख सकते हो या कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसको n2 लिख देते हैं। ये होगा 1.5। अब कहोगे n2 क्यों लिख दिया, आप इसको चाहे तो n भी लिख सकते। ये बाहर के मीडियम को हमने n1 कह दिया, अंदर के मीडियम को n2। तो अंदर गोला पड़ गया तो उसका n2। आप चाहे तो इसको n1 कह दो, इसको n2 कह दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया यहाँ पे n2। n2 की वैल्यू हो गई 1.5। पृष्ठ से बुलबुले की दूरी जिसे कहा जाएगा u, ये कितना है,
यू क्या कैसे नापोगे बताओ? सारी दूरी कहाँ से नापी जाती है? कभी भी अगर कोई सरफेस है तो सारी दूरी आपको किस तरफ से नापनी रहती है? पोल से। तो यहाँ पे इसका पोल ये है, यहाँ से ये वाली दूरी नापनी है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये वाला डायरेक्शन हो गया लाइट का। हमेशा लाइट जहाँ से चलती है वस्तु से, तो उसके चलने की दिशा को हमेशा पॉजिटिव मानते हैं। तो लाइट इस दिशा में चल रही है, वस्तु को इस दिशा में नाप रहे हैं, तो ये माइनस होगा। तो ये लिखा जाएगा माइनस। अब कितना दूर है? पूरी थी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3, जिसमें से 1 निकल गया, तो अब कितना बचा? 2। यहाँ तक वस्तु है, तो ये वाली हो जाएगी -2 सेंटीमीटर। आपको चिन्हों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? पोल से। तो ये इसका पोल होगा, पोल ये कहा जा रहा है। पोल कहाँ पे होता है? सरफेस पर कोई पॉइंट, वहाँ से वक्रता केंद्र को होकर जाने वाली लाइन जो होती है मुख्य। तो सारी दूरी आपको कहाँ से नापनी है? पोल से नापनी है। ये बनेगा उसका पोल ध्रुव, वो होगा -2 सेंटीमीटर। यहाँ पे वस्तु की दूरी बन जाएगी। क्यों बनेगी? प्रकाश की किरण इस तरफ चल रही है, तो हमेशा प्रकाश की किरण और पृष्ठ उस दिशा को, या इंसिडेंस लाइन जो होती है उसके डायरेक्शन को प्लस मानते हैं। और सारी दूरी हमें नापनी रहती है पोल से, तो पोल से चलेंगे वस्तु को नापने, इस दिशा में किरण आ रही उस दिशा में, तो माइनस हो जाएगा। यू की दूरी मिल गई, आर की दूरी मिल गई, निकालनी है वी की दूरी। तो फार्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पे गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का जो फार्मूला होता है उससे लगाना। फार्मूला क्या होता है? N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ये फार्मूला होता है। N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। इसी फार्मूले पर लगाना रहता। अब आपको इसमें N2 N1 ये समझना रहेगा कि N2 किसे कहते हैं। N2 का मतलब होता है लाइट किस माध्यम में जा रही है। N1 का मतलब होता है लाइट किस माध्यम से जा रही है, वो आपको ध्यान देना रहता। तो यहाँ पे लाइट इधर से इधर जा रही है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं, इसको N1 मान ले N2। चाहे तो आप N2 N1 पे भी लगा सकते। लाइट जिस मीडियम से जाती है, या वस्तु जिस माध्यम में स्थित हो, उधर वाले अपवर्तनांक को N1 मान लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो लाइट इस मीडियम से निकलती, अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है, तो वो हो गया आपका N1। जिस माध्यम में जा रही है वो है N2। तो यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या है? N2 की वैल्यू है इसमें, चूंकि बाहर तो हवा है, अपवर्तनांक एक रहे, तो हो जाएगा 1/V माइनस N1 की जगह पे 1.5 और U की जगह पे -2। यहाँ पे N2 की वैल्यू 1, N1 की वैल्यू 1.5, और R की वैल्यू क्या होगी? ये भी होगा माइनस में। माइनस में क्यों होगा? क्योंकि पोल से सेंटर की दूरी नापनी है और इंसिडेंस लाइन इस तरफ, तो ये आएगा नीचे -3। हो गया 1/V इक्वल माइनस माइनस प्लस 1/V, ये हो जाएगा प्लस में 1.5/2 इक्वल, ये घट जाएगा तो आएगा माइनस में 0.5 -3, ये भी हो गया प्लस। तो 1/V प्लस 1.5/2 इक्वल 0.5/3। ये वाली चीज़ उस तरफ जाएगी, तो 1/V हो जाएगा 0.5/3 माइनस 1.5/2 हो जाएगा 1/V इक्वल 2 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 1, 3 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 4.5, बटे में नीचे आएगा 6। तो ये हो जाएगा 1/V बराबर, घटाने पे आएगा 3.5/6। तो V बराबर हो जाएगा 6/3.5, या V बराबर हो जाएगा 60/35। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और आएगा माइनस में भी, ये माइनस 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 कितना आएगा? 5 से नीचे कट जाएगा तो 7 आएगा, यहाँ पे आएगा 12। ये हो गया
चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, माइनस 7 करने में 7, 5 12 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 6 बार जाएगा ये, 50 में 6 बार जब डिवाइड करेंगे तो 42, 8 बचेगा, इसको चाहो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा v इक्वल माइनस में 12 में 7 से भाग करेंगे तो आएगा 7 करने में 7, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 7 7 49, यानी लगभग माइनस में 1.75 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हुआ इसका उत्तर। इसमें कहा गया था व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ से देखा जा रहा है। तो उत्तर में क्या आएगा, बुलबुला कांच के पृष्ठ से 1.7 सेंटीमीटर भीतर की ओर है। यहाँ पे लिख देते हैं बुलबुले का प्रतिबिंब, बुलबुले का प्रतिबिंब निकटतम पृष्ठ से 1.7 सेंटीमीटर अंदर है या दूर है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शनल पार्ट का सॉल्यूशन। आप इसे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दी अन्योन्य प्रेरण का। क्या है, जब दो पास पास स्थित कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब जब दो कॉइल एक दूसरे के करीब रखा हो, एक में करंट को चेंज करें तो एक की वजह से दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। फिर इसमें पूछा था अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो उसकी भी परिभाषा हमने लिख दी है कि किन्हीं दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक दर से परिवर्तित हो रही। मतलब एक कॉइल में अगर जो करंट चेंज हो रहा है वो इकाई दर से चेंज हो रहा है, तो जो दूसरे कुंडली में ईएमएफ जनरेट होगा वही ईएमएफ अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा और इसकी यूनिट होती है हेनरी। अब इसका तीसरा पार्ट, दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले हम फिगर बना देते हैं। मान लो एक कुंडली ये है और एक ये छोटी, चाहे तो ये अच्छी स्थिति में भी हो सकती है और संकेंद्रीय भी हो सकती है। ये वाला एक मान लो है, इसकी रेडियस R2, एक है इसकी रेडियस R1। इसमें मान लो करंट है I1। तो अन्योन्य प्रेरण कब होता है, जब दो कुंडलियां पास पास रखी हो, एक में करंट चेंज करते हैं तो दूसरे में अपने आप ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ईएमएफ कब जनरेट होगा, जब इसमें करंट होगा। करंट कब आएगा, जब इसमें फ्लक्स होगा। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना दो समतल कुंडलियां जिनकी त्रिज्या R1, R2 और फेरों की संख्या, मतलब इसमें जो राउंड लगा है कितना कितना टर्न लगा। मान लेते एक में फेर है N1 और एक में फेरा है
N2। प्रथम कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने पर, पहली वाली कुंडली I जो है R1 रेडियस का, उसमें I1 करंट देने पर क्या होगा? I1 धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो मान लेते हैं, वो है B1। पहले वाले ने जो बनाया मैग्नेटिक फील्ड वो हो गया B1। क्या फार्मूला होता है? म्यू नॉट अपान 2 I अपान R, तो होगा I1 अपान R1। मतलब पहले वाले के कारण इसके सेंटर पर इतना मैग्नेटिक फील्ड है। अब चूंकि ये सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से होके जाएगा जो छोटा वाला है, तो इसमें एक फ्लक्स बनने लगेगा। चूंकि छोटा वाला इस मैग्नेटिक फील्ड में उपस्थित हो गया, तो लिखेंगे इसलिए R2 त्रिज्या के कुंडली से जाने वाला फ्लक्स, या चुंबकीय फ्लक्स लिख सकते हो, जाने वाला चुंबकीय फ्लक्स φ2 क्या होगा? फार्मूला होगा B इंटू ए। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है? म्यू नॉट अपान 2 I1 अपान R1। इसका एरिया कितना माना जाएगा पहले वाले का? तो फ्लक्स क्या होगा? φ2, फ्लक्स होगा φ2 इक्वल B इंटू ए। B का मतलब है म्यू नॉट अपान 2 I1 अपान R1। अब ये एरिया किसका लेना है? किस में से, किस क्षेत्रफल में से होके जा रहा है? तो छोटे वाले क्षेत्रफल में से होके जा रहा है, तो ये होगा पाई R2 स्क्वायर। अब अगर इसमें टर्न की बात करो, टर्न के हिसाब से अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है तब कितना होगा? तो जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इसका, दूसरे में से जो जाएगा उसका एरिया, अगर वो n राउंड है तो यहाँ रहेगा n2, और अगर ये पहले वाले में n1 राउंड है तो यहाँ आगे रहेगा n1। कहीं भी आगे लगा देते हैं, जैसे यहाँ कर देते हैं, तो ये आएगा n1। मतलब नेट फ्लक्स अगर कैलकुलेट करना है तो R2 त्रिज्या के कुंडली से जाने वाला फ्लक्स φ2 कितना होगा? n1 म्यू नॉट अपान 2 I1 अपान R1 n2 पाई R2 स्क्वायर। ये क्यों लिखे हैं? देखो, एक राउंड का चुंबकीय क्षेत्र इतना है, एक राउंड में छोटे वाले का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। अब चूंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड छोटे में से गुजर रहा है, तो कुल कितना बार इसका क्षेत्रफल यूज होगा? n2 पाई R2 स्क्वायर। कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है? वो है n1 म्यू नॉट अपान 2 I1 बाई R1। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना, तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं छोटा करने के लिए। देखो n1 n2 एक साथ लिख लेते हैं, फिर होगा ये म्यू नॉट अपान 2 I1 बाई R1 अंदर पाई R2 स्क्वायर लिखेंगे। इसलिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसको लिखते हैं कैपिटल एम से, ये होता φ2 अपान I1। φ2 मतलब किस में से फ्लक्स पार कर रहा है? I1। किसकी वजह से फ्लक्स बना है? तो फ्लक्स बना है I1 की वजह से, और किस में से होके जा रहा है? R2 रेडियस वाले से। कितना फ्लक्स है वो वैल्यू यहाँ पे है, तो बराबर, अगर इस पूरे वैल्यू को जिसको हमने φ2 बनाया उसमें से I1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये I1 वाला हिस्सा I1 से कट जाएगा, तब बचेगा n1 n2 म्यू नॉट अपान 2 1 अपान R1 पाई R2 स्क्वायर। तो अगर इस पूरे को लिख लो तो कितना आएगा बढ़िया से? ये आएगा n1 n2 म्यू नॉट अपान 2 पाई R2 स्क्वायर बाई R1।
πr2² यही है दो समतल कुंडलियों के बीच में अन्योन्य प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन का फार्मूला। कैसे कैलकुलेट करना आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए हमने एक ले लिया R1 रेडियस का, जहाँ पे R1 ग्रेटर देन है R2। इसमें मान लेते हैं करंट I1 है, फेरे N1 है। I1 की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा μ0/2 I1/R1। N1 राउंड है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड N1 से गुणा हो जाएगा। दूसरे से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पार करके जा रहा है तो वो होता है किस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है और जिससे निकालना फ्लक्स उसकी एरिया क्या है। तो छोटे वाले का एरिया है πr2², उसमें टर्न है N2, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अन्योन्य प्रेरण गुणांक यम का फार्मूला होता है φ2/I1। इसके हिसाब से बन गया N1 N2 μ0/2 1/R1 πr2²। इसको सेट करके लिखेंगे तो इस टाइप से आएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है। अभी इसमें एक ऑप्शनल भी है, तो फर्स्ट पार्ट का ये सॉल्यूशन है, आप इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है 9वां का ऑप्शनल। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे दो कॉलम हमने बना दिया है, एक है नाभिकीय विखंडन के लिए और एक है नाभिकीय संलयन के लिए। दोनों के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे नाभिकीय विखंडन में यह क्रिया केवल भारी नाभिकों में कराई जा सकती है, मतलब जो बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं उसमें होता है, और ये वाला जो है ये हल्के नाभिकों में कराई जाती है। दूसरा, इस क्रिया में भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यूरेनियम है, जब इस पे न्यूट्रॉन डाला जाता है, न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, तो ये जो यूरेनियम है यह टूट जाता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में। देखो यहाँ पे ये Ba जो लिखा है बेरियम है और ये क्रिप्टॉन, तो इन दोनों में टूट जाता है। फिर 3 न्यूट्रॉन आते हैं, फिर ये आगे सिलसिला चलता रहता है। इस क्रिया में हल्के नाभिक संयोग करके भारी नाभिक बनाते हैं। इसमें नाभिक टूट के छोटे होते हैं, इसमें छोटे छोटे नाभिक मिलके बड़ा नाभिक बनाते हैं। जैसे 1H2 1H2 1H3, ये दोनों मिलके 1H3 हो गया, प्लस 1H1 प्लस 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकली। इसमें कम एनर्जी निकलती है, उसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है। ये रिएक्शन कब होता है, इस रिएक्शन को कराने के लिए साधारण ताप ही काफ़ी है। नाभिकीय विखंडन नॉर्मल टेम्परेचर पर हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता है, ये हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगला अंतर है, इस क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नाभिकीय रिएक्टर होते हैं तो उसमें हम नाभिकीय विखंडन को रोक सकते हैं, लेकिन इसको नियंत्रित नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन बम, ऐसे और भी न जाने कितने भी मतलब पद है। अगला है, इस क्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे नाभिकीय रिएक्टर में इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इस क्रिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन बम, वो नियंत्रित नहीं होता है। यहाँ पे हमने 1H1 1H2 1H3 सबके नाम भी लिख दिए हैं, आप यहाँ से लिख सकते हो। तो ये है इस प्रश्न का सलूशन कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाओ। तो दोनों का अंतर टाइप हमने लिख दिया है। यही है इस प्रश्न का सलूशन। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर। और आज हम लोगों ने सेट 1 2022 में आया हुआ प्रश्न पत्र कोड 346 GA को कंप्लीट कर लिया है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।